एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, उसमें 1 to 10 कर चुके थे। आज हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन यही था, आप लोग देखे होंगे वीडियो। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ए प्लस होगा और यहाँ पे स्प्रिंट है, आर का जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एम आएगा। एम इंटू टी होगा। बाकी सब ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब कर चुके थे हम लोग। अब थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ के अंदर दो स्टेटमेंट है, एक क्लॉसियस है, दूसरा केल्विन प्लैंक्स है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या था कि हमेशा हम लोग हमें बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी यूज किए लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो नहीं करा सकते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट ध्यान सुनिए, क्या है उसका मतलब क्या है कि बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी का लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो नहीं करा सकते हैं। तो देखते हैं उस स्टेटमेंट को, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर पाता है। क्या क्या है? हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर सोर्स टू हाई टेम्परेचर सोर्स विदाउट। यहीं पे गलत हो गया, हमको एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। क्या? हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर ऑफ सोर्स टू हाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स विथ वर्क बीइंग डन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। वर्क कहां से दे रहे हैं? एक्सटर्नल सोर्स से। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू सोर्स ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स इफ सीओपी के बारे में सेकेंड लॉ के अंदर कोई चर्चा नहीं है। इट इज द इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट इन अ साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट। तो यहाँ विदाउट बोल रहा है, जब तक हम कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करेंगे तब तक हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करेगा। और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट ही था जिसपे बेस्ड है क्या मेरा रेफ्रिजरेशन और हीट पंप, दोनों का दोनों क्लॉसियस पे बेस्ड है। अब हीट पंप और रेफ्रिजरेशन होता क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हीट इंजन वर्क्स ऑन ए कार्नोट साइकिल। हीट इंजन, अब हीट इंजन के लिए जो लॉ दिए थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट पे बेस्ड है हीट इंजन। और हीट इंजन वर्क्स ऑन ए कार्नोट साइकिल विथ अ हीट सिंक एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल दिया हुआ और इफिशियंसी दिया हुआ 10%। पूछ क्या रहा? टेम्परेचर ऑफ द हीट, सोर्स का टेम्परेचर पूछ रहा है। सोर्स का टेम्परेचर पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, साथ में इफिशियंसी दिया हुआ और पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो देखते हैं। हीट इंजन है, हीट इंजन और जहां से हीट सप्लाई हो रहा है सोर्स है और ये सिंक है। सपोज Q1 हीट सप्लाई हो रहा है हीट इंजन में और हीट इंजन उसको वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है और कुछ लॉस हो रहा है और Q2 के रूप में लॉस हो रहा है। तो आपका हीट इंजन है। अब इसमें गिवन क्या क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो इसको देते T2 और सोर्स का टेम्परेचर को T1 मान लेते हैं। तो T2 गिवन है।
27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब करना क्या है, इसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 27 प्लस 273 ऐड किए तो हो गया केल्विन, 300 केल्विन हो गया टेम्परेचर ऑफ सिंक। और दिया क्या इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है कार्नोट साइकिल का 10%, दैट मीन्स 0.1। अब हम लोग जानते हैं इफिशियंसी होता क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या है वर्क, आउटपुट क्या मिल रहा है हमको वर्क मिल रहा है, और इनपुट क्या दे रहा है हीट सप्लाई। कितना हीट सप्लाई Q1 से डिनोट किया है तो Q1 लिख दिए। अब यहाँ वर्क को क्या लिख सकते हैं, तो इसमें एनर्जी को बैलेंस करते हैं, देखते हैं। तो Q1 क्या है इनपुट है किसमें हीट इंजन में, तो आउटपुट क्या मिल रहा है W प्लस Q2। अगर एनर्जी यहाँ बैलेंस करें तो Q1 हीट इंजन के अंदर इन कर रहा है और यहां से मिल क्या रहा है वर्क और Q2। तो यहां से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो यहां से मिला Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो Q1 अपॉन Q2, सॉरी Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां से इफिशियंसी का फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हीट के टर्म में हीट इंजन का इफिशियंसी है। अगर इसको हम टेम्परेचर के टर्म में दिखाएं तो लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब यहां से इजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इफिशियंसी मालूम है, क्वेश्चन में गिवन इफिशियंसी, और T2 भी मालूम है। दोनों वैल्यू पुट करेंगे और T1 को कैलकुलेट कर लेंगे। इफिशियंसी है 0.1 इज इक्वल टू T2। T2 का वैल्यू चेंज कर लिए हम लोग 1 माइनस 300 अपॉन T1। तो कैलकुलेट करते हैं, तो 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1। तो यहां सॉल्व करते हैं, 300 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0.9, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो T1 इज इक्वल टू हो गया 300 अपॉन 0.9। तो सॉल्व करते हैं, कितना केल्विन मिला। अब ऑप्शन किस में दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो फिर से इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, -273। तो यहां से मिल गया 60.33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं ऑप्शन को, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते तो ऑप्शन ए आ जाएगा। और जनरली स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि इसको बिना एसआई यूनिट में चेंज किए और सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the slope of constant pressure line। कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप इसमें से कौन इंडिकेट कर रहा है। तो पहले जानना होगा एस क्या है इंट्रोपी, एस है इंट्रोपी, और इंट्रोपी क्या होता है dQ अपॉन टी।
डी क्यू अपॉन टी है। अब यहां से ये तो एंट्रोपी के बारे में हो गया, कुछ रिलेशन दिया हुआ तो कांस्टेंट प्रेशर, बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक। तो उसमें से आइसोबारिक जो प्रोसेस था वो कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस था। प्रेशर कांस्टेंट था और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का फॉर्मूला होता है एम सी पी डी टी। और जो हीट होता है यहाँ पे वो इंथैल्पी के बराबर होता है, तो वहां नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है टेम्परेचर और इंट्रोपी के टर्म में कुछ ऑप्शन दिया है, तो रिलेट करते हैं यहां से। तो इस हीट को यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, एस इजकल टू, तो डी एस इजकल टू डी क्यू अपॉन टी है। अगर हीट को यहाँ पुट करेंगे तो डी एस इजकल टू एम सी पी डी टी लिख सकते हैं, अपॉन टी है। और यहाँ रिलेशन क्या है मेरे पास, टी और सीपी का रिलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टी अपॉन सी पी इज इक्वल टू एम इंटू डी टी अपॉन डी एस सारा। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का इक्वेशन क्या था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और यहाँ पे प्रोसेस 1 2 का बात करें तो हो जाएगा U2 माइनस U1। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है यहाँ पे PdV, प्रेशर कांस्टेंट है, PdV होता है। और प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए प्रेशर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन करते हैं डीवी का 1 से 2 तक। तो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं P V2 माइनस V1। तो यहाँ पे डायरेक्ट वर्क की जगह लिख दिए P V2 माइनस V1। और इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस P V1। और चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है दैट मीन्स लिख सकते हैं इसको P1 बराबर P2 बराबर P। प्रेशर इस पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा क्यों किए, P इजकल टू P1 बराबर P2, सब का सब क्या बराबर है। और इसको बोलते हैं हम लोग इंथैल्पी, H1 H2 माइनस H1। तो हीट जो होता है वो इंथैल्पी के बराबर होता है। और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का फॉर्मूला था एम सी डी टी। अब यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू एम
Cp dt, dH लिख रहे हैं मतलब स्पेसिफिक, तो मास क्या हो जाएगा 1 kg, मास इक्वल टू 1 kg हो जाएगा। अगर हम यहाँ स्पेसिफिक का बात करेंगे तब अब थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ से इक्वेशन मिला dH इक्वल टू Cp dt, और एक इक्वेशन था ds इक्वल टू dq अपॉन t। तो चाहे तो यहाँ से dH का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में हीट और इंथैल्पी बराबर हो। तो लिख सकते हैं यहाँ से ds इज इक्वल टू Cp dt अपॉन t। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ से ds बाई dt इज इक्वल टू Cp अपॉन t। ये रिलेशन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, कांस्टेंट प्रेशर लाइन टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम। तो टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर और इंट्रॉपी। टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर में क्या रिलेशन है मेरा, Cp अपॉन देखते हैं। तो टेम्परेचर इंट्रॉपी पूछा, तो यहाँ पे कर दीजिए ना, टेम्परेचर इंट्रॉपी इज इक्वल टू हो जाएगा T अपॉन Cp, दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर दिए। अगर इसको डायग्राम में दिखाएंगे तो होगा TS डायग्राम। अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसा बनेगा, क्योंकि सब प्रेशर दिख नहीं रहा, क्या कांस्टेंट यहाँ पे P कांस्टेंट होता है, और एक वॉल्यूम लाइन भी होता है, यहाँ पे क्या है V कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है, अभी तो टेम्परेचर इंट्रॉपी लाइन में पूछ रहा है प्रेशर के रिस्पेक्ट में, अगर टेम्परेचर इंट्रॉपी लाइन पूछेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हो जाएगा T अपॉन Cv। एक इसके लिए फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये इक्वेशन है कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ रहा, तो T अपॉन Cp हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी थर्मल इफिशियंसी इसका, हीट इंजन का। हीट इंजन इज सप्लाइड हीट, मतलब QS बोलो चाहे Q1 बोलो, हीट सप्लाई का वैल्यू दिया हुआ 30,000 जूल पर सेकेंड, और साथ में क्या दिया हुआ, आउटपुट मतलब वर्क दिया हुआ 9 किलोवाट, 9 किलोवाट। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता, अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा किलो वाट हो जाएगा। और बात करते हैं इफिशियंसी का, तो इफिशियंसी होता क्या है, वर्क डन बाय हीट सप्लाई। तो वर्क डन कितना है 9 किलोवाट, और हीट सप्लाई कितना है 30, कैसे डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 0.33 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो हीट इंजन, और हीट इंजन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख लीजिएगा। अब नया आ गया क्या, कैल्विन प्लैंक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट था, क्लॉसियस और कैल्विन प्लैंक्स। तो क्लॉसियस बात किया था रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के लिए, और कैल्विन प्लैंक्स किसके लिए है, हीट इंजन के लिए।
कैल्विन प्लैंक्स रिलेटेड है हीट इंजन से, और क्लॉसियस स्टेटमेंट रिलेटेड है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से और हीट पंप से। तो यहां पूछ रहा है कैल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्विन प्लैंक्स क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। कोई भी हीट इंजन क्या करेगा, कोई भी हीट इंजन सोर्स से क्या करेगा, हीट सोर्स से हीट इंजन के अंदर हीट सप्लाई होगा और उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। यही काम है हीट इंजन का। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, एनर्जी मास, तो गलत हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास इनटू एनर्जी, वो भी गलत हो गया। कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, और वर्क इनटू वर्क, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट इंजन सोर्स से हीट लेके सिंक में सप्लाई करता है, ठीक है, और हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो यही ऑप्शन सही है, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। Which of the following type of heating is used to change the phase? फेज चेंज करना, तो फेज कब चेंज होगा? अगर एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वाटर का फेज कहाँ कहाँ चेंज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, मान लेते हैं क्या 0 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस। इधर टेम्परेचर लाइन है और इधर हीट का लाइन है, हीट का लाइन है। तो अगर हम सपोज दैट कि यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, जूम करें कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से अभी जो -10 डिग्री सेल्सियस है, इस समय वाटर का आइस फॉर्म होगा। अब उसको जब हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर वेरी करेगा और कहां पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होगा, इस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अपना फेज चेंज करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड फॉर्म भी होता है और आइस फॉर्म भी होता है। अगर वाटर को कंसीडर करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड फॉर्म में भी होता है और आइस सॉलिड फॉर्म में भी होता है। उसके बाद तो यहां अभी आइस था, अभी क्या हो गया, लिक्विड। इसके बाद फर्दर हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, वेपर में चेंज होना शुरू होगा, और फिर 100 से जब एवं हीट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा सुपर हीटेड रीजन में। तो ये जो लाइन जो ड्रॉ किए हैं, ये क्या फेज डायग्राम है। दिख रहा है कि आइस से हम क्या बना दिए, वाटर को वेपर बना दिए। तो इस पॉइंट अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 3 के बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हीट क्या है, हीट ऐड हो रहा। टेम्परेचर का चेंज यहां से क्या हो रहा, कांस्टेंट है ना। T2 का भी टेम्परेचर, T3 का भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट हीट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। कब, जब हीट का एडिशन हो लेकिन टेम्परेचर वेरी नहीं करे, उसको बोलते हैं ना लेटेंट हीट। और 3 से लेके 4 तक क्या दिख रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है और साथ में क्या हो रहा है, हीट भी बढ़ रहा है। साथ में यहाँ हीट वेरी कर रहा है और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। तो इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट कौन सा हो गया, जहां टेम्परेचर वेरी करे उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, और जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है उस पॉइंट का हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट।
फिर जहां जहां फेज का चेंज होगा वहां वहां लेटेंट हीट ऐड होगा। ठीक है, अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में जाना है, इधर क्या था सॉलिड और ये क्या है इस पॉइंट पे क्या होगा लिक्विड है, बीच में क्या है सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो फेज चेंज करना है, तो फेज चेंज होने के लिए क्या होगा लेटेंट हीट का एडिशन होगा। और लेटेंट हीट क्या होता है टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट का एडिशन होता है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहां भी लेटेंट हीट चाहिए क्योंकि यहां क्या हो रहा है आइस से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। और यहां पे क्या दिख रहा है इस पॉइंट पे क्या था ये पूरा लिक्विड लिक्विड रीजन है, और यहाँ क्या लिक्विड प्लस वेपर, तो लिक्विड से क्या हो रहा वेपर में कन्वर्ट हो रहा। तो यहाँ भी क्या चाहिए फेज का चेंज हो रहा, तो यहाँ भी क्या चाहिए लेटेंट हीट। तो जहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन होगा उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है M इंटू एल। और एल क्या लेटेंट हीट, जैसे एग्जांपल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का लेटेंट हीट होता है 335 किलो जूल पर केजी। कितना लेटेंट हीट तक 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो लेटेंट हीट का एडिशन होगा तो फेज चेंज होगा। और स्पेसिफिक हीट के बारे में बता चुके हैं पहले। सेंसिबल हीट क्या होता है जहां टेम्परेचर, जैसे फॉर्मूला था ना Q इक्वल टू एम सी डी टी, तो मतलब जहां भी टेम्परेचर चेंज होगा वहां पे हीट का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट। और जहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। और स्पेसिफिक हीट क्या हो गया यूनिट मास सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट का नीड होगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और टोटल हीट सबको ऐड करेंगे तो टोटल हीट है। अब क्वेश्चन क्या है फेज चेंज ऑफ सब्सटेंस, क्या करना है फेज का चेंज करना। तो देखिए ना फेज चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है लेटेंट हीट, क्या हो रहा है लेटेंट हीट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया, क्या है विच ऑफ द व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब होता क्या है, यहां देखिए अभी बताया ना ड्राइनेस फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो 3 टाइप का वेपर होता है, वेट, ड्राई, सुपर हीटेड। क्या क्या बोल रहे हैं वेट स्टीम, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। 3 टाइप का स्टीम होता है। तो वेट स्टीम मतलब क्या दिख रहा है इसमें वाटर का पार्टिकल्स रहता है, मतलब पूरा पूरा स्टीम, पूरा पूरा जो लिक्विड कंटेंट है खत्म नहीं होता, इसके अंदर लिक्विड कंटेंट रहता है, तो उसको बोलता है वेट स्टीम। ड्राई स्टीम बोलने का मतलब क्या हो गया जो भी लिक्विड कंटेंट था वेट स्टीम में वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं ड्राई स्टीम। और तीसरा क्या सुपर हीटेड स्टीम, इसको कब बोलेंगे देखिए, मतलब यहाँ क्या है ड्राई है, ड्राई के बाद भी जब हीट करेंगे तो उसको बोलेंगे सुपर हीटेड स्टीम। तो यहाँ पे 3 टाइप का स्टीम दिखा। अगर एग्जांपल के लिए बात करें हम तो कुकर के अंदर जब चावल बनाते हैं तो उस कुकर में जो स्टीम बनता है वो होता है ड्राई, वो क्या होता है वेट स्टीम होता है, उसमें वाटर कंटेंट रहता है। ड्राई कब होगा जब वाटर कंटेंट पूरा पूरा खत्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे ड्राई स्टीम बोलेंगे। अगर हम फेज डायग्राम से थोड़ा रिप्रेजेंट करें, इधर क्या है लिक्विड टी एस डायग्राम है, आगे थोड़ा और क्वेश्चन जब आएगा तो अच्छा समझ में आएगा है क्या। इधर होता है लिक्विड, इस रीजन में होता है लिक्विड प्लस वेपर, और इस रीजन में क्या होता है वेपर। तो जब लिक्विड इस लिक्विड प्लस वेपर रीजन में रहेगा इसी को बोलते हैं वेट रीजन, यही वेट है वही गीला रहेगा। तो इसमें कितना परसेंट वेपर है वो शो करता है कौन ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है वो शो करता है कितना परसेंट
वेट स्ट्रीम के अंदर कितना परसेंट ड्राई है। तो अगर बात करें इस पॉइंट पे रहेंगे तो पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड है, और इस पॉइंट पे जब टच करेंगे तो पूरा का पूरा क्या है, ड्राई है। यहां भी बात करें, अगर इस पॉइंट पे है तो क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड है, और यहां टच कर दिए तो पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा, नहीं लिक्विड ही रहेगा, यहां ड्राई होगा ना, क्योंकि यहां पे कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, फेज कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है, ये तो क्लियर हो गया। ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या 39 kg ड्राई स्टीम है और 1 kg वाटर है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 39 kg क्या है, ड्राई स्टीम है, तो मतलब मास ऑफ वेपर कितना है 39 अपॉन मास ऑफ वाटर कितना है 1 kg, तो 1 प्लस मास ऑफ कितना है 39, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। 39 अपॉन 40, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 तो आएगा ही, डिवाइड कर लेते हैं ना, 39 को 40 से डिवाइड करते हैं, 0.09 टाइम्स तो जाएगा ही, क्या है 30 फिर 0, 7 टाइम्स जाएगा, मतलब 0.97, 0.97, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो ये अगर इस लाइन में कहीं भी टच कर रहा है तो क्या है, लिक्विड है, और यहां टच कर गया मतलब क्या, वेपर है। तो अगर इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे तो थोड़ा मतलब एक इस पॉइंट पे वेपर तो है ही नहीं, तो वेपर नहीं है तो मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ क्या रहेगा, 0। अगर लिक्विड रीजन का बात करें हम लोग, तो लिक्विड रीजन में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेपर है ही नहीं, और यहां टच करके तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब 100% क्या वेपर है, वाटर कंटेंट नहीं है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। फॉर्मूला से भी देखते हैं तो वही ना आएगा, यही ना फॉर्मूला ड्राइनेस फ्रैक्शन का, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेपर। तो अगर इस पॉइंट पे जब जा रहे हैं तो यहां तो कोई वेपर कंटेंट नहीं है तो 0 हो गया। अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो वहां पे क्या है, वाटर कंटेंट नहीं है, पूरा का पूरा क्या मास ही है, तो जो भी रहेगा वेपर का ही मास रहेगा, मास ऑफ वेपर, वाटर कंटेंट तो वहां 0 हो जाएगा क्योंकि ड्राई हो गया। फॉर ड्राई और फॉर लिक्विड, तो लिक्विड के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया 0, और ड्राई के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया 1। तो अगर आपसे पूछ ले कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कहां से कहां तक वैरी करता, तो बोलेंगे 0 से लेके 1 तक वैरी करता। ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेपर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 30% स्टीम। अब स्टीम दे दिया 30%, तो 30% स्टीम है, फॉर्मूला वही है, एक्स इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेपर।
तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि वेपर का परसेंटेज शो करता, वेपर का परसेंटेज शो कर रहा। तो डायरेक्ट हो जाएगा। परसेंटेज को कैसे करना, परसेंटेज को चेंज करने के लिए एक्स का ही वैल्यू दिया हुआ, परसेंटेज को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 0.3। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ वेट स्टीम। तो वेट स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कहां से कहां वेरी करेगा, अभी बता। इसी के अंदर क्या वेट स्टीम है, यही है क्या वेट स्टीम है। तो एक वेट स्टीम में कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। तो 0 से लेके 1 तक कोई ऑप्शन दिया, लेस देन 1, यही हो जाएगा। क्योंकि जब 1 हो जाएगा तो ड्राई बन जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम देखें ना टीएस डायग्राम में, तो यही था ना, यहाँ टच कर गया मतलब ड्राई हो गया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या 1 है, पूछ रहा वेट का, तो वेट क्या हुआ इसी रीजन में 0 से 1 के बीच में, तो 1 से कम ही रहेगा, 1 से कम ही रहेगा। दूसरा कोई ऑप्शन, इक्वल टू 1 किसके लिए है, ये किसके लिए है, ड्राई के लिए। बाकी ये दोनों तो गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द ड्राइनेस फ्रैक्शन। फॉर्मूला पूछ रहा, तो क्या ही बताया ना, एक्स इक्वल टू, एक्स क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्या होता है मास ऑफ वाटर प्लस, सॉरी, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेपर। देखिए, तो मास मिक्सचर गलत हो गया, मास ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर ठीक है, टोटल मास ये भी सही है, टोटल मास दोनों का ऐड किए टोटल मास, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर तो नहीं है, टोटल मास मिक्सचर ये भी गलत है। तो मिक्सचर तो होगा ही नहीं, ऊपर में क्या चाहिए हमको, केवल वेपर चाहिए, केवल स्टीम चाहिए, तो यही है मास ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर डिवाइड बाई टोटल, टोटल बता दोनों का ऐड कर दिए। तो इस तरह आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, के बाद ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बोल दीजिए।